नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट तेज है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे। अयोध्या में सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखा और विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं सीएम योगी दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ विपक्ष राम मंदिर के निर्माण की तारीख पूछ रही थी, अब जब सीएम योगी ने खुद जाके जायजा लिया है तो विपक्ष में इतनी खलबली क्यों मची है? क्योंकि विपक्ष को खलबली मचाने के लिए ही योगी ने अचानक से दौरा किया। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिघटनाएं हो रही है, परिदृश्य चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके के उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचलें हो रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर एक संकेत दिया है। अखिलेश यादव के चुनौती को स्वीकार किया है और बताया है कि अब देखो हम सबसे बड़ा गिफ्ट मोदी जी को देने वाले हैं और यह गिफ्ट होगा उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 में से 80 सीटों पर एनडीए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात यहां नहीं हो रही है, एनडीए की जीत होगी, इंडिया की नहीं। जो इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है भी नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टियां हैं उन सब की स्थितियों को अगर देखें तो विपक्ष जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है और जो एकजुट होने की कोशिश में लगा है, उसमें 4 पार्टियां हैं जो विपक्ष में बैठी हुई ठीक ठाक मजबूत स्थिति वाली, यानी कि जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई भूमिका रही है। अभी तो इनकी भूमिका नहीं है, लेकिन कभी भी रही है और कोशिश करते हैं कि आगे हमारी भूमिकाएं हो। उसमें से कांग्रेस है, दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है, फिर बहुजन समाज पार्टी है और राष्ट्रीय लोकदल है। ये 4 पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है, ये चाहती है कि हम लोग अगर एक हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इन चारों की स्थिति क्या है? जो कि मोदी योगी विरोधी लोग हैं, वो सब चाहे मीडिया के अंदर बैठे हों या राजनीति के अंदर बैठे हों, इनकी इच्छा यही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मजबूत विपक्ष हो। मजबूत विपक्ष मतलब गठबंधन हो जाए, मायावती भी आ जाए, साथ में कांग्रेस भी आ जाए और सपा भी आ जाए, राष्ट्रीय लोकदल भी आ जाए। फिर उसके बाद जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वो कभी आ सकते हैं कभी ना भी आ सकते हैं। लेकिन पूरे देश में जो गठबंधन बनाने की कोशिश की गई और हर जगह पर यही बात कहा गया कि मोदी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। अब विपक्ष का मतलब एनडीए के बाद की पार्टियां। विपक्ष का मतलब यह नहीं कि एनडीए में ये लोग किसी तरीके के सेंधमारी कर सकते हैं। हां, ये जरूर है कि एनडीए में कुछ नई पार्टियां जुड़ सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जुड़ी है और वो है सुभाषपा। राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश में अब एनडीए के साथ आ गई है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जा रहे हैं, फिर से घर वापसी कर रहे हैं, जैसे दारा सिंह चौहान गए। अब घोसी में उपचुनाव होने वाला है और उसमें भी अखिलेश यादव को पता चल जाएगा कि पिछली बार एक सीट जो मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी से छीन कर मिली थी या भारतीय जनता पार्टी के उसी नेता को वोट मिला था जो इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं। यानी कि दारा सिंह चौहान जीत कर आए थे, समाजवादी पार्टी जीत कर नहीं आए थे। तो अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यह विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चल रही है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बार बार सब कुछ छोड़ छाड़ के अब ये लगे हैं 2024 के मिशन पर। अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठकें बुला रहे हैं, चर्चा के साथ फिर से संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली बार 2-3 बार उन्होंने बोला कि अब योगी को बर्बाद कर देंगे। योगी को बर्बाद करने का मतलब यह है कि अगर 2024 में केंद्र में की सत्ता में फिर से मोदी की वापसी नहीं हुई या 2024 के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में 50 से नीचे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, यानी 50 से कम सीटें मिली, तो ऐसे में योगी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वो सीएम के तौर पर फिर भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद नहीं रहेंगे। लेकिन इसी बात को ध्यान में योगी ने रखा है। आज का जो दौरा है अयोध्या का, वो एक संकेत है
कि तुम्हारे मुद्दे जितने भी हैं उसमें से एक एक मुद्दे का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश का रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस कोई भी पार्टी चैलेंज नहीं कर सकती है। किस बात पर चैलेंज करेगी? क्योंकि इन सारे पार्टियों का जवाब योगी के पास है। जिस तरीके से अलग अलग इन्होंने शुरुआती दौर में कोशिश की थी कि हम एक बड़ा मुद्दा उठाएं, और वो मुद्दा था कि सिर्फ योगी सरकार में मुस्लिम माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन मुस्लिम माफियाओं के अलावा दूसरे माफिया, चाहे सुंदर भाटी ही हो या फिर दूसरे जैसे विकास दुबे था, इन लोगों पर अंकुश कसा गया और धीरे धीरे वो किसी भी धर्म जाति से जुड़े हुए नहीं, बल्कि धर्म जाति से ऊपर उठकर माफियाओं के खिलाफ जब योगी की सरकार ने जोरदार हमला किया, तरीके अपनाए, तो उसके बाद इन लोगों के पास वो मुद्दा चला गया। वो ये नहीं कह सकते अतीक अहमद मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ अभियान चलाया, मुख्तार अंसारी मुसलमान है इसी कारण उसके खिलाफ ऐसे अंकुश कसा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों, अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या हो गई, लेकिन मुख्तार अंसारी अभी भी है, और अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो भी था, इन दोनों के परिवार के वर्चस्व अभी भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। अभी भी उसके बेटे का कॉल आता है और उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, चाहे वो जेल में ही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन लोगों का जो साम्राज्य बना, माफियाओं का जो साम्राज्य बना है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना? इसके खिलाफ जितने केस हैं, कृष्णा नंद राय हत्याकांड का केस ही हो या फिर जितने हत्या केस है, उमेश पाल मर्डर की तो बात छोड़ दें, लेकिन राजू पाल मर्डर उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं थे, लेकिन बाद में स्थितियां बदली और इन लोगों के ऊपर जितने मामले चल रहे हैं, ये तो तुम ही लोगों की सरकारों ने लगाए थे, आरोप तो तुम लोगों की सरकारों ने लगाए थे, लेकिन उस आरोप के बाद कोई भी आरोप साबित नहीं हो रहा था, ये जेल नहीं जा रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, ये लोग देख रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा मुद्दा जो इस समय समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो बार बार कोशिश करते हैं उठाने की, उसमें से एक मुद्दा जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सामने लाकर और अखिलेश यादव ने एक नया तरीका जो डेवलप किया, नया समीकरण बनाने के लिए, जिसको क्या कहा गया? पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जो पीडीए का गठबंधन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए कोशिश की, उसमें अल्पसंख्यक को छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भले ही योगी आदित्यनाथ और मोदी ये दोनों ने एक नया तरीका अपनाया, और वो तरीका था लाभार्थी वर्ग का, जो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। ये तब देखने को मिला जबकि विश्लेषण हुआ चुनावी गणित का, उसके बाद आंकड़े देखे गए, तो पता चला कि जो योगी की योजना हो या फिर मोदी की योजना हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है, उसका फायदा उठाने वाले जो मुस्लिम भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि अखिलेश यादव के बहकावे में आए या अपना फायदा देखते हुए हम इसको वोटिंग करें। और इसीलिए उस कंफ्यूजन में भी 10 से 15% मुस्लिम वोट जो है योगी आदित्यनाथ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिला, मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उसमें सबसे अहम भूमिका जो थी वो महिलाओं की थी। मुस्लिम महिलाओं ने वोट देने की कोशिश की। कई जगह यह भी खबर आई कि जिन मुस्लिम महिलाओं ने योगी को वोट दिया उसके घर में ही कलह हो गई है। तो इस पति ने तलाक देने की बात की, यानी कि एक लाभार्थी वर्ग पैदा किया गया। तो इसमें भी जो अखिलेश यादव की रणनीति, मुसलमानों को छोड़कर जो पीडी है, यानी पिछड़ा और दलित, इन लोगों में, मतलब हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की गई कि पिछड़ा और दलित को रामायण से, रामचरितमानस से, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा तुम्हें तो रामायण में, रामचरितमानस में नीचा दिखाया गया है, तुम्हारा अपमान किया गया है, इसीलिए भगवान श्री राम के मंदिर की बात जब आए तो तुम उनके पीछे न चलो, क्योंकि इसी भगवान श्री राम ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। शंभू की बात की जाएगी,
रामचरितमानस की बात की जाएगी, गोस्वामी तुलसीदास के उस रामचरितमानस को जलाए जाने तक ये लोग चल गए। तो इसका मतलब है कि योगी ने एक नया संदेश दिया कि तुम हिंदुओं के बीच ये जाति के आधार पर फूट नहीं डाल सकते। हमने सबको एक साथ करने की सोची है और दलितों के लिए हमारी योजनाएं है जो सबके लिए अवेलेबल है, किसी एक के लिए नहीं है। पिछड़ों के लिए भी योगी की सरकार जो योजनाएं ला रही है, मोदी सरकार जो है योजना लाई है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा मिल रहा है, कोई मिडिल मैन नहीं है। तो इससे योगी ने एक नया तरीका अपनाया कि ये जो विवाद चल रहा है उस विवाद का समाधान सेंटीमेंट से होगा और वो सेंटीमेंट अयोध्या से ही चलेगा और उसके बाद 80 सीटों पर ये जो सेंटीमेंट चलेगा, भावनाएं चलेगी। विकास के साथ सेंटीमेंट भी जरूरी है, यानी डेवलपमेंट और सेंटीमेंट दोनों जब मिलेगा तो उसके बाद अखिलेश यादव जो बिखरे हुए उस गठबंधन में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी धराशायी होंगे। मायावती पहले ही सरेंडर कर चुकी है, कांग्रेस को तो कोई उम्मीद ही नहीं है। सोनिया गांधी एक चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी ये कंफ्यूजन है। अब राहुल गांधी के बारे में कहा गया अमेठी से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि एक नया अध्यक्ष आया कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी से ही गया है। अजय राय जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, बार बार हार गए और अब वो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का नेता साबित करने की कोशिश में लगे हैं। वो उनका निजी फायदे के लिए है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आए ताकि हमारा कुछ प्रमोशन राहुल गांधी के नजरों में हो जाए। और वो बार बार ये कहते हैं, राहुल गांधी जो कहेंगे हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये कांग्रेस के सिपाही नहीं है, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ ही चलेंगे। तो जो भावनाओं को जागृत करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है उसकी गूंज अब धीरे धीरे सुनाई पड़ेगी और 2024 के शुरुआत में जो तारीख की घोषणा हुई है और जब राम मंदिर सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, सब लोग दर्शन करेंगे, उस समय फिर से विकास और भावना दोनों मिलेगा और चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इन लोगों के पास कोई मुद्दा तक नहीं रहेगा जिस पर योगी मोदी को घेर सके। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो प्लानिंग किया है उसका फायदा उन्हें भी है। और अभी जो सेंटीमेंट चल रहा है उसमें यही लग रहा है कि जब मोदी जी रिटायर होंगे तो योगी जी का नंबर आएगा। प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये अयोध्या दौरा जो है योगी का वो अचानक से नहीं है बल्कि एक प्लानिंग के तहत है और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में धीरे धीरे विपक्ष फंसता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखा आपने, पहले विपक्ष बीजेपी पर वार करता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर बन रहा है तो विपक्ष बीजेपी पर राम मंदिर को 2024 चुनाव के लिए इवेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहा है और मंदिर के तेज निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अक्टूबर तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।